हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 है इतिहास है। इतिहास का पहला पार्ट है, इसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना इतिहास होता क्या है, अपन इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। तो इतिहास क्या होता है कि जो अतीत की घटना होती है उनका क्रमबद्ध तरीके से अपन अध्ययन करते हैं। वो किस में होता है? इतिहास के अंदर होता है। तो अतीत की घटनाएं क्या होती है, जैसे पुराने काल में कौन से राजा ने युद्ध लड़ा, कब लड़ा वगैरह, सारा ये अतीत होता है। मतलब जो बीता हुआ समय होता है वो अतीत कहलाता है। तो भारतीय इतिहास को समय अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। कौन कौन से? तो भारतीय इतिहास को एक तो प्राचीन काल, मध्यकाल और एक आधुनिक काल, 3 भाग होते हैं। तो प्राचीन काल में क्या होता है कि प्राचीन काल में जब हम मनुष्य के प्रारंभ से लेकर किसका अध्ययन करते हैं? प्राचीन काल में प्रारंभ से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन करते हैं। कहाँ तक का? प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का था। तो जो ये पार्ट है हमारा प्राचीन काल का इतिहास का अध्ययन करेंगे इसमें। और इसके अलावा जो भारतीय इतिहास होता है वो 3 प्रकार का बताया था मैंने। एक तो प्राचीन काल होता है और एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में क्या होता है कि प्राचीन काल के बारे में बता दिया था कि जो प्राचीन काल होता है वो प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन करते हैं। इसमें जब सल्तनत काल की स्थापना हुई थी तब तक के इतिहास का इसमें अध्ययन होता है। और मध्यकाल होता है जिसमें मध्यकाल में 1206 से लेकर 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब तक की घटना का अध्ययन किया जाता है, उस समय की समयावधि का अध्ययन। ठीक है। और आधुनिक काल होता है, उसमें आधुनिक काल में हम 1757 से लेकर वर्तमान तक की अवधि का अध्ययन करते हैं, वो आधुनिक काल होता है। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को भी अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। तो प्राचीन जो इतिहास है अपन पढ़ रहे हैं इसमें भी 3 भाग कौन कौन से? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि पुराने समय में क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वो आदिम अवस्था में था, जीवन व्यतीत करता था। वो पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करता था और कंदमूल एवं कच्चा मांस ही खा जाता था। ठीक है। लेकिन एक दिन इसी तरह क्या होता है कि पत्थरों से औजारों का निर्माण करते वक्त 2 पत्थर आपस में क्या हो जाते? टकरा जाते हैं। तो उससे क्या हो जाती है? चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है। तो आग का आविष्कार होता है फिर, और आग के आविष्कार से क्या होता है? इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता है। अब ये खाने को क्या करते हैं? पकाकर खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। क्रमिक मतलब क्रम से विकास होता रहता है। और इसी विकास की कड़ी में क्या होता है? पहिए का आविष्कार होता है। तो पहिए का आविष्कार होता है तो आदिम अवस्था के जो व्यक्ति थे उनके जीवन में क्या हो जाता है? काफ़ी परिवर्तन होता है। इसी के साथ ही अब उसमें समूह में रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब ग्रुप में रहने लग जाते हैं। चाहे जंगली जानवर हो या चाहे जंगली जानवर का भय हो या फिर अकेले अपनी सभी आवश्यकता को पूरा न कर पाना हो, इन सभी कारणों से उसे समूह में रहने की आवश्यकता महसूस होती है। और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि समूह का निर्माण होता है, ग्रुप में रहने लगते हैं। पहले आदि मानव क्या होते थे? अलग अलग रहते थे। फिर क्या होने लगा कि ग्रुप में रहना चालू किया। तब जब बच्चों बात की जाए तो हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की समयावधि क्या होती है। तो समयावधि की बात की जाए तो ये इसका काल होता है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? तो ईसा पूर्व जो होता है, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? जो ये हमेशा क्या होता है? घटते क्रम में होता है। 0 से लगाकर 1 2 ये 3 ये घटते क्रम में होता है। फिर ईस्वी क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है। ईस्वी वाला साल क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, ये याद रखना, ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल भी जो होती है, इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल होता है और इसके बाद ऐतिहासिक काल होता है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया था कि इसका समय क्या होता है? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व होता है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसका कोई लिखा हुआ साक्ष्य मौजूद नहीं होता है।
समूह का निर्माण होता है इसमें आदि मानव का। फिर आद्य ऐतिहासिक काल होता है। उसमें क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता होती है, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। वैदिक सभ्यता का जन्म होता है, ऋग वैदिक काल कहलाता है ये। उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। लिखित उत्तर वैदिक काल का भी है ये समय, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर इसके बाद लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए थे इस आद्य ऐतिहासिक काल के। और ऐतिहासिक काल होता है वो क्या, कौन सा काल होता है, महाजनपद काल से होता है। 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक का काल होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। तो अपन किसका अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक काल के अंदर ये मौर्य वंश है इसका। तो ऐतिहासिक काल का क्या होता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उनको पढ़ा भी गया होगा, ठीक है। इनको पढ़ा भी जाता है, पढ़ा भी गया हो। ये सारा किस में आता है, तो ऐतिहासिक काल में आता है। अब इसके बाद चलो शुरू करते हैं। मौर्य वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे। मौर्य वंश जो है 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय में होता है। जो हर्यक वंश था उस समय क्या हुआ, आविर्भाव उदय हुआ था किसका, मौर्य वंश का, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और कालांतर में क्या हुआ था, मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। समस्त उत्तर भारत। अब उत्तर भारत किस तरफ है, ये 4 प्रकार की दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। अब इसमें क्या, उत्तर भारत ये ऊपर वाला भाग जो ये सारा क्या है, ये उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर भारत में क्या हुआ था कि आधिपत्य स्थापित कर दिया था मगध साम्राज्य ने। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घननंद सिंहासनरूढ़ था। तो जो घननंद था वो क्या था, सिंहासनरूढ़ था, मतलब राज्य पर था, उसका शासन था कब, 326 ईस्वी के लगभग, ठीक है, ईसा पूर्व 326। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। जो सिकंदर था उससे मतलब परेशान थे बहुत सारे ये पूरा पश्चिमोत्तर भारत। जो सिकंदर जो राजा था वो क्या करता था, हर युद्ध में विजयी रहता था। तो इसलिए क्या होता कि वो भारत पर भी आक्रमण कर रहा था बहुत सारे। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी, टेंशन में थी जो प्रजा थी वो। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग क्या होते हैं, उससे असंतुष्ट थे। जो घनानंद था राजा, उनसे राज्य के लोग क्या थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि वो बहुत अत्याचार करता था वहाँ के लोगों पर। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की स्थापना हुई, तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब मौर्य वंश में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, दिख रहा होगा सभी को, ये लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घननंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यानी कि जो उसका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखना है कौन था, तो गुरु का नाम था चाणक्य, ठीक है। इस चाणक्य का और नाम है, क्या नाम है, कौटिल्य। कौटिल्य का शिष्य यहाँ पे लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य, कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त और नाम है, ये तीनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। विष्णुगुप्त, एक तो विष्णुगुप्त, ठीक है, और चाणक्य और कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। मतलब चाणक्य के टोटल तीन नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो उसकी सहायता से क्या हुआ था कि ये घननंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश का शासक बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अब प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर, इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया, ठीक है।
तो क्या हुआ था, संधि हुई थी। संधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी राजा जिस युद्ध में हार जाता है वगैरह, ठीक है, तो उस क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, संधि होती है। ये संधि नहीं होगी तो क्या होगा, जो जीतने वाला है वो मार देगा वैसे भी, तो इसलिए संधि करते हैं, दोनों के बीच में संधि होती है। संधि में क्या होती है, आपस में बातचीत करते हैं कि बातचीत करके निपटारा करते थे। तो आपस में संधि के समय ये क्या बातचीत करते हैं, बातचीत में क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो हाथी दे देता है, 500 हाथी लेकर क्या करता है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र उसे मिल जाते हैं 500 हाथी के बदले में। फिर सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था, किसके साथ, तो चंद्रगुप्त से। और मेगास्थनीज जो था उसको अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। अब ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो जो सिल्यूकस निकेटर था उसका एक राजदूत था मेगास्थनीज, तो उसको किसके दरबार में भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो प्रश्न ये आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था भारत में, तो मेगास्थनीज था, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य, चंद्रगुप्त का जो विशाल साम्राज्य था उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे, तो देखो काबुल, हेरात, देखो काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे इसके इतने बड़े साम्राज्य में। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरनानुरु, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है कि कौन से ग्रंथ के अनुसार पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, तो अहनानुरु और मुरनानुरु ग्रंथ से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, ये देख लिया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वृद्धावस्था में क्या किया था कि उसने भद्रबाहु को गुरु बनाकर जैन धर्म की क्या ली थी, दीक्षा ली थी। और उसने 298 ईस्वी में 298 ईस्वी पूर्व में क्या किया था कि श्रवण बेलगोला था, मैसूर के अंदर है, ठीक है, मैसूर कहाँ पर, अपने कर्नाटक में, याद रखना। तो उसमें उपवास करके उसने अपना शरीर त्याग दिया था, उपवास किया था, कुछ बिना कुछ खाए पिए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार से उसने अपना शरीर त्याग दिया था। ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार ने शासन कब से कब तक किया था, 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व। अब ईस्वी पूर्व का मतलब बता दिया था कि ईस्वी पूर्व घटते क्रम में होता है हमेशा, ठीक है। जो ईसा का जन्म होता है उससे पहले के साल को ईस्वी पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते हैं। वायुपुराण में से भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध में शामिल कर दिया था, ठीक है, मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, विद्रोह मतलब 2 दंगे हो गए थे, जिसका दमन करने के लिए इसने किसको भेजा था, ये याद रखना है, इसने अशोक और बाद में सुसीम को भेजा, पहले तो अशोक को भेजा फिर बाद में सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है कि बिंदुसार के समय में कौन सा यूनानी शासक था जिसने राजदूत के रूप में नियुक्त किया था अपने व्यक्ति को, तो डायमेकस नामक एक व्यक्ति था, उसको नियुक्त किया था किसने, तो एंटियोकस प्रथम ने, ठीक है। कौन सा राजदूत आया था बिंदुसार के समय, तो डायमेकस नामक व्यक्ति, ठीक है, ये याद रखना है। अब जो बिंदुसार के बाद क्या हुआ था, प्लिनी देखो, अब प्लिनी के अनुसार क्या होता है, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेली द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि बिंदुसार के समय में कौन से 2 यूनानी राजदूत आए थे, मतलब यहाँ कौन से आए थे राजदूत बनकर, तो एक तो डियानीसियस, ठीक है, और एक डायमेकस और डियानीसियस, ये 2 राजदूत किसके दरबार में थे, बिंदुसार के दरबार में थे, ये याद रखना है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो अशोक के बारे में अपन हैं वो कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब भी, ठीक है। अब आपको घर पे अब पढ़ना है वापस, क्या पढ़ना है,
मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है विस्तार से, एक बार वापस रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू।